हेलो एवरीवन, आप सभी इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट वाले आईटीआई विद्यार्थियों और कंपटीशनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपके सामने लेकर आए हैं। तो इस सब्जेक्ट में आपको इलेक्ट्रिकल सेक्टर की बेसिक चीज़ों का जो बेसिक जो टर्म्स हैं और जो भी हम आगे जो मेजर सब्जेक्ट्स में आगे जो पढ़ते हैं तो इन सभी का जो है एक इंटीग्रेटेड नॉलेज यहाँ पे आपको मिलेगा। और आज की जो सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी पहली यूनिट है और इस यूनिट का नाम है विद्युत, जिसमें हम देखेंगे कि विद्युत जो शब्द है टर्मिनोलॉजी, इसके बारे में क्या क्या हम यहाँ पे जो हमें रीड करना है। जो विद्युत जो शब्दावली है यानी विद्युत चैप्टर का नाम है, यूनिट है, इसको हम सब्जेक्ट को मूलभूत विद्युत भी कहते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं और इसको इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं कॉमन। तो विद्युत जो शब्द है ये जो है ये आया कहाँ से, कैसे आया और इसमें ये कितने प्रकार की होती है, किस किस में ये चेंज हो सकती है, इस तरह से ये हम देखेंगे। और विद्युत का जो मूल जो इसका थ्योरी है आगे यानी कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी, वो हम देखेंगे इसमें। तो यहाँ विद्युत जो है इस एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा है तो ऊर्जा में ऊर्जा का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ये होता है कि ऊर्जा को आप नष्ट नहीं किया जा सकता है, केवल और केवल इसको परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि परिवर्तन जो होता है वो ऊर्जा का एक मूलभूत यानी कि नेचर है और ये नष्ट नहीं होती है। कई जगह हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे कि ऊर्जा उत्पन्न भी होती है, उत्पन्न होती ज़रूर है, लेकिन वो भी जब किसी दूसरे रूप से बदल के और फिर उस रूप में यानी कि जैसे विद्युत जो बनती है उसी का कॉन्सेप्ट अगर लें हम, तो कोयले से जो विद्युत बनती है यानी कि जो थर्मल पावर स्टेशन हैं वहाँ से कोयले का दहन से जो हमें विद्युत जो बनती है जनरेटर के थ्रू जो विद्युत प्राप्त होती है, तो वो भी एक प्रकार की ऊर्जा का ही रूप परिवर्तन है, ना कि उत्पन्न। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोयले की जो ऊर्जा है यानी कि जो स्टीम एनर्जी है कोयले के द्वारा जो भाप बनाकर उस तरह से हम कन्वर्ट करके उस प्रोसीजर के थ्रू हम थर्मल पावर प्लांट्स में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से किया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि ऊर्जा जो है एक मूलभूत जो कॉन्सेप्ट है और इसी को जिस प्रकार से हम अनुप्रयोग होते हैं तो उसके आधार पर हम काम में ले सकते हैं, यानी अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है। अब एप्लीकेशन जो है वो आपको हम बताएं कि विद्युत का जो है अलग अलग तरीके से परिवर्तन किया जाता है। कि विद्युत से हम जैसे चुंबकीय प्राप्त करना चाहें तो ये यानी कि विद्युत से हम चुंबक की तरह भी एक व्यवहार करवा सकते हैं। यानी कि जो डायनामो मोटर जनरेटर जो होते हैं इनमें विद्युत इस प्रभाव को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये तो इसका प्रभाव का नाम है और जो फॉर्म जो एनर्जी का जो रूप है वो है चुंबकीय। तो दूसरा जो रूप है वो है रासायनिक जो प्रभाव है यानी कि विद्युत से रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से जो है रासायनिक ऊर्जा का बनना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट, यानी कि इसको हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक प्रभाव। जैसे इसको हम जैसा नाम है वैसे कैसा रखेंगे तो विद्युत रासायनिक प्रभाव इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये जो अनुप्रयोग है ये काम में लिया जाता है बैटरी चार्जिंग के लिए, और जो भी अनुप्रयोग होते हैं डीसी में कुछ जगह पे वहाँ भी इसको काम में लिया जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग है और आपके एसी में सामान्य स्तर पर जो है बैटरी चार्जिंग के लिए ये प्रभाव यूज किया जाता है। अब एक तीसरा प्रभाव हो रहा है वो है जैसे ऊष्मा बनना, यानी कि विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होना। तो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वो उसके लिए हमें इस प्रभाव को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोथर्मल इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रोथर्मल इफेक्ट का मतलब हुआ विद्युत ऊष्मीय प्रभाव। तो विद्युत ऊष्मीय प्रभाव में यह होता है कि विद्युत के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होना, और इसके अनुप्रयोग हैं जैसे आपके जो भी ऊष्मक उपकरण होते हैं, जो भी ऊष्मक उपकरण जो ऊष्मा प्रदान करने वाले जैसे हीटर है और जो भी इलेक्ट्रोड वगैरह हम जो यूज़ करते हैं उनसे जो हीट जो उत्पन्न होती है तो वही आपकी हो गई ऊष्मा। अब एक अंतिम जो प्रभाव है वो भी देखने को मिलता है प्रकाश विद्युत, यानी कि प्रकाश विद्युत। ये अपने आप में पूरा कॉन्सेप्ट है। ये क्या है कि विद्युत से प्रकाश ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, उल्टा है ये कि प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा हमें जो प्राप्त होती है ये एप्लीकेशन है। तो इसका उपयोग किया जाता है कि जो प्रकाश सूर्य की किरणें होती हैं उनसे जो प्रकाश से जो सूर्य की किरणों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसके द्वारा सोलर प्लेट को चार्ज करके और वहाँ से हम विद्युत प्राप्त करते हैं। तो इसका अनुप्रयोग है सोलर पैनल्स। तो ये सोलर पैनल अब आप ध्यान से देख सकते हो, सभी के एक अनुप्रयोग आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत के 4 अनुप्रयोग होते हैं।
और भी होते हैं जैसे, तो इन्हीं को बेसिक मान के हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम देखते हैं कि विद्युत कितने प्रकार की होती है। अब जो विद्युत उत्पन्न होती है उसकी नेचर, यानी कि हम देखते हैं विद्युत कितने प्रकार की हुई। तो विद्युत के प्रकार, तो थोड़ा हैंड राइटिंग का तो समझ सकते हो आप। और स्थिर विद्युत होती है एक, तो ये क्या होती है, और एक अस्थिर विद्युत होती है, इसको हम समझेंगे। तो स्थिर विद्युत का मतलब ये होता है कि जो विद्युत उत्पन्न हुई और उसकी जो भी राशियाँ हैं, जैसे राशि होती है विद्युत की, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ समझना होगा। वोल्टेज, एम्पियर यानी कि वो वी आई, और जो इसके साथ में जो भी वाटेज वगैरह होती है वो इसमें दोनों में कैलकुलेशन होती है। तो मूल रूप से दो ही होती है ये, कि वोल्ट था और एम्पियर। इसको हम वोल्टेज बोलते हैं, इसको हम करंट बोलते हैं। अब देखते हैं कि ये दोनों अगर राशियाँ स्थिर हैं किसी मान में, यानी कि इन केस ऑफ डीसी ऐसा होता है, तो ये स्थिर विद्युत होती है। इसको हम बोलते हैं स्टैटिक, यानी कि स्टैटिक जो स्थिर रहती है। और इस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं, जैसे मतलब जैसे इसमें जो स्टडी की जाती है उस सब्जेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको बोलते हैं। और दूसरी होती है हमारी जो अस्थिर विद्युत होती है वो होती है एसी। तो एसी का मतलब होता है यानी कि जो वोल्टेज और जो एम्पियर है वो दोनों समय के साथ में परिवर्तित होते रहते हैं। डीसी के केस में ये था, ये समय के साथ में स्थिर रहते थे, तो ये वो स्थिर थी। अब एसी के केस में यह है कि ये दोनों जब परिवर्तित होते हैं इनको वेरिएबल बोला जाता है, वेरिएबल। तो वेरिएबल का जो है ये सब्जेक्ट जो होता है ये आप इस एक तरह से देख सकते हो, इसको एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि सब्जेक्ट का पूरा जो है सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो वर्तमान में जो हम देख पा रहे हैं वो सारा एसी पे डिपेंड है, कुछ एप्लीकेशंस को छोड़कर। अब हम देखते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं यहाँ। और अब हम आगे बढ़ते हैं। विद्युत की जो मूल जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत जो है इस तरह से हम इसको देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को देखने के लिए हम जानते हैं कि कोई भी जो पदार्थ होता है उसके जो मूलभूत रूप से, यानी कि जो मूलभूत जो पदार्थ के जो टुकड़े होते हैं उनमें से जो कण होते हैं, यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो कहलाते हैं अणु। और जब अणु के भी छोटे जो कण होते हैं वो कहलाते हैं परमाणु। तो आप यहाँ से इजीली में समझ पा रहे होंगे कि परमाणु छोटा होता है, अणु बड़ा होता है। और परमाणु पदार्थ का मूलभूत कण है, यहाँ पे ये भी हम देख सकते हैं। तो सबसे छोटा और मौलिक कण यहाँ पे परमाणु के भी जैसे छोटे छोटे 3 मौलिक कण होते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों कणों को हम देख सकते हैं कि ये हैं, इनके नाम में थोड़ा लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कैसा परमाणु की जो संरचना है वो कैसी होती है, तो इसको हम देखने के लिए देखते हैं परमाणु की संरचना। देखिए परमाणु की संरचना जो है कुछ इस तरह की होती है, गोल सा परमाणु होता है, ये आपकी रिंग बनी हुई होती है इस तरह से कुछ, और इनके अंदर जो है ये केंद्र सा होता है। तो एक केंद्र जो है यहाँ पे, और दूसरा होता है कक्षा। देखिए केंद्र जो परमाणु का जो केंद्र होता है, यानी कि इसको केंद्र भी बोलते हैं, केंद्र भी बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो परमाणु के केंद्र को न्यूक्लियस बोलते हैं, और कक्षा को बोलते हैं हम सेल। अब जो ये तीनों जो मौलिक कण होते हैं इनकी क्या स्थिति होती है इसको हम देखने के लिए थोड़ा इसको इलेक्ट्रॉन थ्योरी के साथ में ही हम देख लेते हैं यहाँ। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो कक्षा होते हैं उसमें उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो केंद्र जो होते हैं उसमें उपस्थित होते हैं 2 कण, एक तो प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। ये जो प्लस और माइनस के निशान है इनका मतलब ये होता है कि परमाणु की जो प्रकृति क्या होती है, तो पहले उसको समझेंगे। परमाणु की प्रकृति ये होती है कि कोई भी पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो लगभग मान के चलो स्थिर अवस्था में होते हैं, और स्थिर अवस्था में जब होते हैं तो इनकी स्थिति होती है, यानी कि इनके ऊपर जो कार्य करने की जो प्रवृत्ति होती है वो इनकी होती है उदासीन, यानी कि इसको बोलते हैं हम आवेश जो होते हैं इनकी जो है ये एक नेचर होती है। तो आवेश जो होता है इनका उदासीन के टाइम पे इनका होता है शून्य, कुल आवेश इनका शून्य होता है। और इन्हीं के जो मौलिक जो कण होते हैं ये तीनों, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनमें से जो आवेश है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर ही पाया जाता है, न्यूट्रॉन पर भी आवेश का मान होता है 0। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि प्रोटॉन पर प्लस और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का मतलब क्या है। तो प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो प्लस पॉजिटिव होता है, यानी कि आवेश का जो मान होता है वो आपका 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ इस तरह से हम देख सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भी होता है 1.6, यानी कि 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ दोनों का सेम होता है, बस यही है कि ये माइनस का होता है और वो प्लस का होता है। तो यहाँ पे ये प्लस का होता है और ये माइनस का होता है, ये डिफरेंस और कुछ नहीं है। अब इसके माइनस प्लस का होने का मतलब क्या है इसको थोड़ा हम आगे और देखते हैं थोड़ा सा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप हाथों हाथ यहाँ समझ लेते हैं हम। तो हम देखते हैं कि जो परमाणु मूल रूप से उदासीन होता है, और जब परमाणु के पास में कोई दूसरा परमाणु आ जाता है तो उस स्थिति में जो है ये परमाणु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करते हैं।
अब जो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे इस परमाणु ने, पहले वाले ने दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस स्थिति में जो पहले वाले परमाणु है उसके पास में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम देखेंगे आगे। तो उस स्थिति में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो देते हैं तो वहाँ से वो खाली हो जाता है, यानी कि पहले वाले की जगह, तो उसको हम बोलते हैं प्लस, यानी कि वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी कि खाली स्थान को बोला जाता है डक्ट। अब दूसरा जो परमाणु है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ उपस्थित हो गया और वहाँ रह गया खाली, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आया तो उसके कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई, तो यहाँ आवेश का मान भी बढ़ गया, यानी कि आवेश नेगेटिव हो गया ज़्यादा, तो ज़्यादा मात्रा में ये इलेक्ट्रॉन आ गए इस पर, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है फुल हो गए। और यहाँ पे इसको जो है पहले वाले परमाणु को बोलते हैं हम धन आयन और दूसरे वाले परमाणु को बोलते हैं हम ऋण आयन। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु जब दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है तो उस अवस्था में परमाणु उदासीन नहीं रह पाता है और आयन बन जाता है। आयन दो प्रकार के होते हैं, आयन दो प्रकार के होते हैं, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन जो देता है वो धन आयन बन जाता है। दूसरा यह है, उसके उल्टा समझ सकते हो आप, कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है तो वह ऋण आयन बन जाता है। इस प्रकार से हम इसकी परमाणु के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इसकी संरचना और इनकी जो आवेश की जो प्रकृति होती है वो, और इनकी जो आयन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ क्लियर हो गया है। और अब हम देखते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि परमाणु में जो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं इनकी क्या क्या स्थिति होती है, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की क्या स्थिति होती है। मूल रूप से यही देखने के लिए, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को देखने के लिए हम जो है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसको देखते हैं हम अलग से। तो यह इलेक्ट्रॉनिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनों का परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति, ये कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखने के लिए हम देखते हैं कि परमाणु के ये जो कक्षा होती है इसके अंदर कुछ इस तरह से ये कक्षक से बने होते हैं, यानी कि इनको बोलते हैं कक्षा जो होती है, ये पूरी जो पथ होता है ये कक्षा होती है, और जिसके अंदर छोटे छोटे खाने बने होते हैं इनको बोलते हैं कक्षक। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ कक्षाएं होती हैं 4, जैसे के, एल, एम और एन। तो एक कक्षा ये हो गई, दूसरी कक्षा ये हो गई, जैसे तीसरी कक्षा ये हो गई, इस तरह से होती है। अंदर जो होता है इसके नाभिक होता है, ये आपको पता है। नाभिक से हमारे को यहाँ अभी कोई नाभिक की ज़रूरत है यहाँ नहीं है। तो अब हम देखते हैं, जैसे पहली कक्षा होती है तो उसको कह देते हैं, दूसरी कक्षा होती है एल, तीसरी एम और चौथी एन, इस प्रकार से कक्षाएँ बढ़ती जाती हैं। अब तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कक्षक जो होते हैं वो कक्षक होते हैं 4, एक एस, दूसरा पी, तीसरा डी और चौथा एफ। अब एक कक्षकों की स्थिति होती है कि कक्षकों की स्थिति जो ये होती है कि कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो एक कक्षक में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो पहले वाले में 2 भरे जा सकते हैं, यानी कि एस की फुल कैपेसिटी होती है 2। कुछ इस तरह के डिब्बे होते हैं जिसमें मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे इस तरह से भरे जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन भरने का जो नियम है ये हुंड का नियम है, जिसको हम बोलते हैं हुंड का नियम। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसको भी भरने का एक सूत्र होता है। तो यहाँ पे ये होता है 2n²। तो इसको थोड़ा मैं अलग से मार्क कर दे रहा हूँ, और ये आपका है। और जो अब हम देखते हैं इसको वापस यहाँ, तो पी में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो होगी इसमें 6, तो यहाँ पे 6, डी में होती है 10 और एफ में होती है 14। तो ये कक्षकों की फुल कैपेसिटी होती है कि कक्षक में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एस के लिए 2, ई के लिए 6, डी के लिए 10 और एफ के लिए 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ऐसे ही कक्षा की बात की जाए तो कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, जैसे के में भरे जा सकते हैं, आपको बताओ 2, एल में भरे जा सकते हैं 8, एम में भरे जा सकते हैं 18 और एन में भरे जा सकते हैं 32। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेन जो बात यह है कि अभी मैं आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर के दिखा रहा हूँ कि मान के चलिए थोड़ी देर के लिए कि जैसे जिसमें पहली कक्षा में एस है, एस जो कक्षक है उसमें भरे जा सकते हैं 2। तो यहाँ पे तो केवल एस रहता है, तो इसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है, तो पहली कक्षा फुल। इसके बाद में जैसे हम अगले कक्षक लेते हैं, अगर एस की कैपेसिटी फुल हो जाती है तो साथ में आएगा पी। तो इसको हम एस को हम जैसे 2 लिखेंगे, तो पी में जो बच गए जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं 6। ये भी हम देख सकते हैं यहाँ तीसरी कक्षा में, जैसे एस में 2, पी में 6 और डी में 10, और इसी तरह से हम भर सकते हैं 10, 6 और 2 18। इस प्रकार से एस, बी, सी और डी 10 और एफ 14। तो आप इस क्रम को भी इस तरह से याद, हमें ईजी वे में रहता नहीं है, तो हम देखते हैं यहाँ से इन दोनों को। तो थोड़ा हम देख लेते हैं यहाँ से, ये आपका एक तो ये और दूसरा आपका ये जो कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की स्थिति है 2, 6, 10, 14 और कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति है 2, 8, 18, 32। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास के तौर पर एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ।
जिसमें हम देखते हैं कि जैसे सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम भरना चाहें तो वो हम यहाँ भर सकते हैं। जैसे सोडियम जो है मैंने यहाँ लिखा है सोडियम जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 11 और हम इसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम थोड़ा इसको स्क्रीन को यहाँ से हम देखते हैं, आपके सामने है ये फॉर्मूला। और अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का जो है तरीका कैसे भरा जाता है। तो यहाँ पे जैसे 1s यानी कि कक्षा का जो कोड होता है 1 2 3 4 इस तरह से हम ले सकते हैं। 1s2 और 2s2 2p6। अब जो है 6 और 2 8 और 2 10 और अब बच गया 1, तो यहाँ पे अंतिम जो कक्षा है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा किया है। और सोडियम के लिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख भी लिया है। तो आज के दोनों टॉपिक्स आपके इजी वे में कवर हो गए हों और एक्सपेक्ट करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपके लिए लगातार वीडियोज हम उपलब्ध करवाते रहें। और थैंक्स।